नमस्कार। आज हम मुगल कालीन प्रशासन और सामाजिक जीवन की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो उस दौर की व्यवस्था, सैन्य ताकत और कुछ बड़े ही दिलचस्प सामाजिक रिवाजों की तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए मुगल शासन की, आप कह सकते हैं, चाबियों को समझें कि भाई इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था, पैसा कहाँ से आता था और समाज की जो बनावट थी उसमें क्या खास था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जानना बड़ा मजेदार है कि उस जमाने में जिलों को सरकार कहते थे और सिक्के कुछ पर तो राम सीता की तस्वीरें थीं और कुछ पर शासक खुद, मतलब शराब का प्याला लिए हुए। चलिए इन स्रोतों को जरा खोल कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं प्रशासनिक ढांचे से। साम्राज्य कैसे बटा हुआ था? देखिए, साम्राज्य को पहले सूबों में बांटा गया था, यानी कि प्रांत। फिर हर सूबे के अंदर होती थीं सरकारें, जो आप समझ लीजिए आज के जिलों की तरह थीं। ये जो सरकार शब्द है ना, ये उस समय जिले के लिए ही इस्तेमाल होता था, ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा। और फिर हर सरकार को परगनों या महलों में बांटा जाता था, जो और भी छोटी प्रशासनिक इकाइयां थीं। और ये जो सरकारें थी, मतलब जिले, इन्हें चलाता कौन था? मुख्य अधिकारी कौन थे वहां? हाँ, हर सरकार में कई अहम अधिकारी होते थे। जैसे फौजदार था, जिसका काम था लॉ एंड ऑर्डर देखना। फिर अमलगुजार, ये रेवेन्यू असेसमेंट और कलेक्शन देखता था। रेवेन्यू वाला। हाँ, राजस्व वाला। फिर काजी, न्याय के लिए। कोतवाल, शहर के इंतजाम के लिए। बितिकची होता था, जो एक तरह से रिकॉर्ड कीपर या क्लर्क था। और खजाने की देखभाल के लिए खजानदार। ये सब मिलकर जिला लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। प्रशासन के बाद जाहिर है सेना की बात आती है। मीर बख्शी का पद कितना महत्वपूर्ण था? क्या वो सिर्फ सेना का मुखिया था या कुछ और भी? मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख तो था ही, लेकिन उसकी भूमिका उससे कहीं ज्यादा फैली हुई थी। सैनिकों की तनख्वाह तय करने वाले जो सर्टिफिकेट होते थे, सरकत, उस पर उसी के दस्तखत होते थे। अच्छा। पर बात यही खत्म नहीं होती। वो भूमि राजस्व अधिकारियों पर भी नजर रखता था और सेना के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी भी उसी की थी। तो इससे पता चलता है कि मिलिट्री और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कितने जुड़े हुए थे। हाँ, ये तो है। सर जदुनाथ सरकार ने उन्हें पे मास्टर कहा है, पर क्या ये पूरी तरह सही है? देखिए, उन्होंने कहा जरूर है, पर यह शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। असल में वेतन बांटने वाले अधिकारी का जो खास पद था, वो दीवाने तन था। मीर बख्शी का काम इससे कई ज्यादा बड़ा था। उसमें अपॉइंटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्पेक्शन, ये सब शामिल था। तो उसे सिर्फ पे मास्टर कहना थोड़ा उसकी भूमिका को कम करके आंकना होगा। समझ गए। और सैनिक, क्या वो सिर्फ मनसबदारों के ही होते थे या सीधे बादशाह भी भर्ती करते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मनसबदारों के सैनिकों के अलावा आहादी सैनिक होते थे। इन्हें बादशाह खुद भर्ती करते थे और ये सीधे उनके प्रति वफादार होते थे। अक्सर उनके बॉडीगार्ड्स के तौर पर काम करते थे। अच्छा, डायरेक्ट बादशाह के कंट्रोल में। हाँ, और दूसरे थे दाखिली सैनिक। भर्ती तो इन्हें भी बादशाह ही करते थे, पर उन्हें मनसबदारों के अंडर सेवा में रखा जाता था। तो ये दिखाता है कि बादशाह का एक डायरेक्ट कंट्रोल भी सेना पर बना रहता था। और अकबर की जो वो जात और सवार वाली प्रणाली थी, जो उसने अपने शासन के 40वें साल में लागू की, वो भी इसी कंट्रोल और क्लासिफिकेशन का एक हिस्सा थी। ये सब चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। राजस्व के लिए एक शब्द आता है, माल। इसका क्या मतलब था? और ये बंटाई क्या चीज थी? मुगल दस्तावेजों में जब माल शब्द आता है तो उसका सीधा मतलब होता है लैंड रेवेन्यू, यानी भूमि राजस्व। और बंटाई वो राजस्व वसूलने का एक तरीका था। इसमें फसल कटने के बाद राज्य और किसान के बीच उपज का बंटवारा हो जाता था। ये काफी कॉमन सिस्टम था। एक और शब्द सुनने में आता है, मदद-ए-माश या सायुरगल। ये क्या था? हाँ, मदद-ए-माश या सयूरगल, ये एक तरह का लैंड ग्रांट था, जमीन के रूप में अनुदान, जो विद्वानों, धार्मिक लोगों या दूसरे जरूरतमंदों को दिया जाता था। इसकी निगरानी सदरा नाम का अधिकारी करता था। अच्छा। और खास बात ये थी कि ये जमीन बेची नहीं जा सकती थी, पर जिसे मिलती थी उसका वंशानुगत अधिकार हो जाता था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। ये दिखाता है कि राज्य जो है वो ज्ञान और धर्म को भी संरक्षण देता था। अब आते हैं सिक्कों पर। टकसाल का जो इंचार्ज था वो दरोगा कहलाता था। सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलते थे। अकबर के सिक्कों पर राम सीता का होना, ये तो बड़ा ही अनोखा लगता है। हाँ, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। अकबर ने ऐसे सिक्के जारी किए जिन पर राम और सीता की तस्वीरें थीं और देवनागरी लिपि में राम सिया लिखा था। इसे अक्सर उसकी जो समन्वयवादी नीति थी उसका प्रतीक माना जाता है। वैसे सबसे ज्यादा चलने वाले सिक्के थे चांदी का रुपया और तांबे का दाम। ये दाम अकबर ने ही स्टैंडर्डाइज किया था। और जहांगीर के सिक्के, वो तो और भी ज्यादा पर्सनल लगते हैं। अपनी तस्वीर,
नूरजहां के साथ नाम, और कुछ पर तो कहते हैं शराब का प्याला भी। बिल्कुल। जहांगीर ने सिक्कों पर अपना चित्र बनवाया, जो कि उस समय की इस्लामी परंपराओं से थोड़ा हटकर था। फिर नूरजहां का नाम सिक्कों पर आना, ये उसके बढ़ते हुए प्रभाव को साफ दिखाता है। सही। और हाँ, कुछ सिक्कों पर उसे शराब का प्याला पकड़े हुए दिखाया गया है। ये वाकई में थोड़ी हैरतअंगेज बात है और उसके अपने व्यक्तित्व की एक झलक हमें जरूर देता है। इस सिक्के और शाही शौक तो एक तरफ, दूसरी तरफ समाज में नई आदतें भी आ रही थीं, जैसे तंबाकू। इसका क्या हुआ? हाँ, तंबाकू पुर्तगाली लाए थे करीब 1605 के आसपास, और ये बहुत तेजी से फैला, मतलब लोगों में बहुत पॉपुलर हो गया। अच्छा। इतना ज़्यादा कि जहांगीर, जिसने खुद अपने सिक्कों पर प्याला बनवाया था, उसी ने 1617 में तंबाकू पर बैन लगा दिया। ये दिखाता है कि शासक जो हैं वो नई सामाजिक आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे थे, चाहे वो सफल हुए हों या नहीं। और एक जिक्र मिलता है वैश्याओं को शहर से निकालकर शैतानपुरी नाम की जगह पर बसाने का। ये क्या दर्शाता है? ये शायद उस समय के सामाजिक नियंत्रण और एक तरह के नैतिक नजरिए को दिखाता है। समाज के कुछ वर्गों को मुख्य धारा से, मतलब शहर के केंद्र से अलग रखने की कोशिश। तो अगर हम संक्षेप में देखें, मुगल प्रशासन काफी व्यवस्थित था। सूबा, फिर सरकार, फिर परगना। मीर बख्शी की भूमिका सिर्फ सेना तक नहीं थी, बल्कि वित्तीय मामलों में भी थी। सेना में भी कई तरह के सैनिक थे। हाँ, और राजस्व के लिए माल और बंटाई जैसे सिस्टम थे। सिक्कों में हमें धार्मिक सहिष्णुता से लेकर शासक के व्यक्तिगत शौक तक की झलक मिलती है। और समाज में जो नई आदतें आ रही थीं, जैसे तंबाकू, उन पर रोक लगाने की कोशिशें भी हुईं। सही कहा। ये सारी बातें मिलकर उस दौर के एक जटिल ताने बाने को बुनती हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये सुराग हैं कि कैसे एक इतना बड़ा साम्राज्य चलाया गया, उसकी प्राथमिकताएं क्या थीं, और शासक और समाज के बीच का रिश्ता कैसा था। और अंत में ये सवाल जरूर मन में रह जाता है, एक तरफ जहांगीर का तंबाकू पर प्रतिबंध लगाना और दूसरी तरफ सिक्कों पर खुद को शराब के प्याले के साथ दिखाना। ये जो विरोधाभास है, ये हमें मुगल शासकों की सार्वजनिक छवि और उनके व्यक्तिगत जीवन, या शायद कहें कि उस युग के जो नैतिक पैमाने थे, उनकी जटिलता के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है।